बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, लास्ट क्लास में हम लोग कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन तक पहुंच गए थे और हमने कहा था कैपिटल गेन जो कंप्यूट होगा वो ए माइनस बी फार्मूले के तहत होगा। ए क्या है? कंसीडरेशन। बी क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में तीन चीज़ें शामिल हैं। परचेज कॉस्ट है, इंसिडेंटल कॉस्ट है, और कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो एसेट को इम्प्रूव करने के लिए या ऑल्टर करने के लिए खर्च किया गया। ठीक है जी। ये ज़्यादातर आपको इम्प्रूव और ऑल्टर वाला केस आपको मिलेगा बिल्डिंग वाले केस में, या फिर लैंड वाले केस में, या फिर जो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 वाले कैपिटल एसेट्स हैं उनमें। ठीक है ना। तो बहरहाल ओवरऑल कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कवर करने के बाद हमने गेन कंप्यूट करना सीखा था। अच्छा, फिर मैंने आपको कॉस्ट में क्या पढ़ाया था? टोटल कंसीडरेशन गिवन दैट इज परचेज प्राइस ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन गिवन। यानी आप कोई भी कैपिटल एसेट बाय कर सकते हैं कोई चीज़ इन काइंड भी देकर, तो जो इन काइंड आपने वैल्यू सरेंडर की है वो आपकी कैपिटल एसेट की कॉस्ट समझी जाएगी। अब आप एक काम कर लें, डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट केसेस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट और कैपिटल गेन अपने पास लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स। ठीक है जी, शेयर्स वाला केस। शेयर्स वाले केस में जवाब दें। पहली एग्जांपल आप अपने पास नोट करें। एक शेयर पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मिसाल सिंपल रखने के लिए। मान लें आपने एक शेयर कितने का बेचा? 180 रुपए का। आपने एक शेयर कितने का बेचा? 180 रुपए का। तो कंसीडरेशन क्या लिखी है आपने? 180। लिखते जाएं इसको अपने पास। ठीक है जी। उसमें से लेस करें क्या? कॉस्ट। लेस क्या करें? कॉस्ट। कॉस्ट में नॉर्मली क्या शामिल है? परचेज प्राइस। एक शेयर आपने खुद कितने का बाय किया था? 100 रुपए का। एक शेयर आपने खुद कितने का बाय किया था? 100 रुपए का। अब नॉर्मली शेयर्स पर जो इंसिडेंटल एक्सपेंस होता है वो कमीशन होता है, खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। तो जरा तवज्जो दरकार है। मान लें कमीशन लिया गया 2%, खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। खरीदते वक्त आपने परचेज कॉस्ट 100 रुपये का 2% कमीशन दिया, बेचते वक्त आपने 180 का 2% कमीशन दिया। तो 100 का 2% 2 रुपये बना, 180 का 1% 1.8 बना, 2% 3.6 बना। 2 में 3.6 प्लस करेंगे तो आंसर 5.6 आएगा। तो अब जो कॉस्ट है कैपिटल एसेट की वो 100 परचेज प्राइस प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंस 5.6 यानी कि 105.6 है। और इस केस में आपका कैपिटल गेन 74.4 है। और इस केस में आपका कैपिटल गेन 74.4 है। लिखा आप लोगों ने? समझ में आया? कंप्यूट करना आ गया? आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग को अगर आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं बतौर कैपिटल एसेट, आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब ये जो बिल्डिंग की हम कंप्यूटेशन सीख रहे हैं डिस्पोजल की, ये बतौर कैपिटल एसेट है। और बिल्डिंग कैपिटल एसेट कब है? जब वो इन्वेंट्री नहीं है, जब वो डेप्रिशिएबल एसेट भी नहीं है। तो फिर क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, यानी बिजनेस की तो है लेकिन बिजनेस यूज में नहीं है, या फिर पर्सनल एसेट है। इन दो सूरतों में बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एसेट। भाई पक्का ये क्लियर है ना अच्छी तरीके से? बिल्डिंग अगर इन्वेंट्री है तो कैपिटल एसेट नहीं है। बिल्डिंग अगर बिजनेस यूज में है तो डेप्रिशिएबल एसेट होने की वजह से कैपिटल एसेट नहीं है। ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग कैपिटल एसेट नहीं है। वेयर हाउस, फैक्ट्री बिल्डिंग कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन वो फैक्ट्री जो आपने अलोंग विथ प्लांट एंड मशीनरी रेंटल टू अदर्स की भी हो, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट कर रही है, इनकम फ्रॉम अदर्स हो। तो अब वो बिल्डिंग, वो मशीनरी बिजनेस यूज में नहीं है, तो फिर कौन सा एसेट है? कैपिटल एसेट। हालांकि फैक्ट्री बिल्डिंग है। इट मींस बज़ाहिर फैक्ट्री बिल्डिंग होने के बावजूद भी एक एसेट कैपिटल एसेट हो सकता है। इसको क्लियर कर लें। ठीक है जी।
तो अब मान लीजिए एक बिल्डिंग आपने बेची कितने की, 8 मिलियन यानी 80 लाख रुपए की। आवाज़ नहीं आ रही। एक बिल्डिंग आपने बेची कितने की, 8 मिलियन की, 80 लाख की। लिखते जाओ, ठीक है ना। ये एक डिफरेंट केसेस हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के। अब उस केस में कॉस्ट कॉस्ट ये बिल्डिंग आपने खरीदी कितने की थी, 36 लाख की। बिल्डिंग जब खरीदी तो ये बिल्डिंग सिंगल स्टोरी थी। आपने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा कर कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इसको इम्प्रूव किया कितने से, 27 लाख से। इसमें और क्या शामिल होगा, और इंसिडेंटल कॉस्ट तो मैंने बाजार लिख दिए, लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपको कॉस्ट बताई हुई है। ये बिल्डिंग जब हमने खरीदी तो हमने इसकी क्या पे की होगी, डॉक्यूमेंटेशन फीस, रजिस्ट्री फीस, लीगल कॉस्ट, वो सब भी इसमें क्या बनेगी, परचेज कॉस्ट का ही पार्ट बनेगी, ठीक है ना। तो परचेज प्राइस कितनी, 36 लाख रुपए। इंसिडेंटल एक्सपेंस, इंसिडेंटल एक्सपेंस, लीगल कॉस्ट भी इंसिडेंटल एक्सपेंस ही है, रजिस्ट्री कॉस्ट भी इंसिडेंटल एक्सपेंस ही है, ठीक है ना। तो और इसके अलावा नॉर्मली कमीशन है। तो आपने खरीदते वक्त 36 लाख का 2% क्या दिया था, कमीशन, और बेचते वक्त 8 मिलियन का 2% क्या दिया, कमीशन। तो खरीदते वक्त का भी कमीशन, बेचते वक्त का भी कमीशन क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। यानी उसको कॉस्ट का पार्ट मानेंगे फिर लेस करवाएंगे, ठीक है। कितना, 2,32,000। फिर जो इम्प्रूवमेंट आपने किया, आपने इसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद उसको बेचा। तो जिस वक्त आपने बेचा उस वक्त ये पूरी कॉस्ट की कंपोनेंट वैल्यू क्या बनी, 6,532,000। तो 8 मिलियन में से जब आपने 6,532,000 कंप्यूट किया तो कैपिटल गेन कितना आया, 1,468,000। ये कैपिटल गेन जो होगा ये नॉर्मली टैक्सेबल है या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बन, नॉर्मली टैक्सेबल है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बन, सोच लो। नॉर्मली टैक्सेबल है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बन के टैक्स है, पक्का कंफर्म। इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेट सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का रेट। अभी वो रेट आपके सामने लाता हूं, आपकी किताब में मौजूद। याद रखिएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर बना दिया था आपके सामने, उसके बावजूद भी अभी हम आज ये सोच रहे हैं कि क्या होगा। ये लिख दिया आपके सामने, ये रहा सेक्शन 37A में होने वाला कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेक्शन 37 में इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होने वाला कैपिटल गेन, सेक्शन 37 में सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में होने वाला कैपिटल गेन, और अदर कैपिटल एसेट्स पे होने वाला गेन। ये स्ट्रक्चर जब दिमाग में बन गया तो उसके बाद गुंजाइश नहीं बचती। ये स्ट्रक्चर पहला दिन इस स्ट्रक्चर पे लगाने का मकसद ये था कि स्ट्रक्चर बन जाए, नक्शा बन जाए कैपिटल एसेट्स का, और फिर कैपिटल गेन कंप्यूट करने में कोई मसला ना हो। ठीक है जी। स्कल्पचर सेक्शन 38 सब सेक्शन 5। कंसीडरेशन, बेचा स्कल्पचर आपने 10 मिलियन, 1 करोड़ का। परचेज कितने का खरीदा था, इंसिडेंटल एक्सपेंस को लाने में, ले जाने में, इंस्टॉल करने में, अनइंस्टॉल करने में 1 मिलियन खर्च हो गया। इम्प्रूवमेंट, जब आपने इसको खरीदा था तो इसको आपने वॉश करवाया, रिपेयर करवाया, मेंटेन करवाया, जो भी आप उसको कहे, ठीक है। उसके ऊपर आपने 0.5 मिलियन यानी 5 लाख रुपए क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो ये सारी कॉस्ट क्या है, आपने कोई पुरानी ज्वेलरी खरीदी, ठीक है, उसको आपने वॉश करवाया, उसमें थोड़ी बहुत आपने कोई मॉडिफिकेशन करवाई, चेंज करवाई, तो फिर वो भी तो सेक्शन 38
सब सेक्शन 5 के मुताबिक क्या है, कैपिटल एसेट है। सब्सिक्वेंटली अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो सारी इंप्रूवमेंट कॉस्ट क्या करेंगे, कॉस्ट का पार्ट मानकर रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठाएंगे तो आप सही कैपिटल गेन कंप्यूट कर पाएंगे। तो कंसीडरेशन 10 मिलियन, कॉस्ट परचेज कॉस्ट खरीदा कितने का था 4 मिलियन, लाने में, ले जाने में, इंस्टॉल करने में, अनइंस्टॉल करने में, कमीशन देने में ओवरऑल कितना खर्चा हुआ 1 मिलियन। इंप्रूवमेंट में कितना खर्चा हुआ, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, कैपिटल गेन कितना हुआ। अगर ये स्कल्पचर किसने डिस्पोज ऑफ किया है, इंडिविजुअल, तो सैलरीड या नॉन सैलरीड टैक्स रेट लग के टैक्स होगा। एओपी ने किया है तो इंडिविजुअल के जो नॉन सैलरीड टैक्स रेट है उससे टैक्स होगा, और कंपनी ने किया है तो 29%। लिख ली एग्जाम्पल ये वाली सबने। चले उसके बाद अब ये नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से एग्जाम्पल बना लें और लिख लें। ठीक है जी। इस एग्जाम्पल में दो खास बात है। एक खास बात यह है कि इसमें एक शेयर पे मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया बल्कि एक से ज़्यादा शेयर्स पे एक्सप्लेन किया है। और नंबर 2, इसके अंदर अब मैं कंसीडरेशन के ऊपर भी बात करने लगा हूँ। तो कंसीडरेशन का फॉर्मूला क्या है, अब तक तो कॉस्ट के फॉर्मूले के ऊपर फोकस किया। कॉस्ट में 3 चीज़ें शामिल होंगी, परचेज कॉस्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंस, इंप्रूवमेंट। लेकिन अब कंसीडरेशन की बात करते हैं। कंसीडरेशन का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। अच्छा जी, अब तवज्जो। शेयर्स कंसीडरेशन, शेयर्स कंसीडरेशन एक्चुअल अमाउंट। आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 1000। आपने कितने का बेचा एक शेयर, 160 का। कुल कंसीडरेशन क्या बनी, 1,60,000। ये 1000 शेयर्स जो आपने आज किसी को बेच दिए, किसी दोस्त को बेच दिए हैं, ठीक है, अगर स्टॉक एक्सचेंज में बेचते तो आज हर शेयर कितने का बिकता, तो हर शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। तो अब कंसीडरेशन क्या है, एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर विच एवर इज हायर। तो अब कंसीडरेशन जो हायर होगा वो अमाउंट बनेगा। ठीक है, यानी टैक्स का लॉ ये कह रहा है कि आपने तो दोस्त को 20,000 रुपये छोड़ दिए, हम नहीं छोड़े, हमें तो उस पर क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, वरना 20,000 से गेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वही कहानी, कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, आपने 1000 शेयर्स में से हर शेयर कितने का खरीदा, 100 रुपए का, तो परचेज कॉस्ट क्या हुई, 1,00,000। इंसिडेंटल एक्सपेंस, ये पॉइंट है समझने वाला। देखो, अगर आपने ये 1000 शेयर्स 180 के बजाय 160 के बेचे और बीच में कोई बंदा कमीशन एजेंट के तौर पे क्या है, इन्वॉल्व है, तो वो तो जो कमीशन लेगा वो फेयर मार्केट वैल्यू पे थोड़ी देगा, वो तो सेल प्रोसीड पे लेगा। तो बस ये ख्याल रखना है हमने। तो मैंने कहा 1,00,000 हमारी परचेज कॉस्ट थी, उसका 2% हमने कमीशन दिया होगा कब, उस टैक्स ईयर में, जिस टैक्स ईयर में हमने शेयर्स क्या किए होंगे, परचेज किए होंगे। क्या ये कॉस्ट हमने आज के टैक्स ईयर में पे की होगी, नो सर। हाँ, सेल प्रोसीड पे जो कमीशन दिया होगा वो इसी वाले टैक्स ईयर में दिया होगा। कंफर्म। तो 1,60,000 का 2% कितना, 32। टोटल इंसिडेंटल एक्सपेंस 5,200। टोटल कॉस्ट 1,05,200। कैपिटल गेन 74,800। अगर तवज्जो, अगर ये मैं कहूं ये शेयर्स पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, चुप हो जाओ, पूछना तो जो फ्लाइट पे है ना बैठा हुआ, अब उससे पूछूंगा, नजर आ रहा है मुझे कौन कौन फ्लाइट पे बैठा। ठीक है जी, अगर ये शेयर्स सेक्शन 37A पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं,
तो सारे में इनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बनकर, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एओपी हो, चाहे कंपनी हो। पक्का? भाई कितने लोगों को लफ्ज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम समझ में आता है? सबको आता है, कुछ को नहीं आता। अब जिनको, कितने लोगों को लफ्ज टैक्सेबल इनकम समझ में आता है? सेपरेट ब्लॉक ज्यादा लोगों को आता है, टैक्सेबल इनकम कम लोगों को आता है। जब भी आप अपनी इनकम, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? 5 हेड्स ऑफ इनकम का सम किया, वो क्या कहलाया? टोटल इनकम। उसमें से लेस क्या कर दिया? अलाउंसेस। क्या आ गई? फिर टैक्सेबल इनकम में से ऐसी इनकम को अलग कर दें जिसका चार्जिंग सेक्शन नॉर्मल नहीं है। तो अब तक आप सोचें कि कितने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आ चुके हैं। अब सोचिए, 4। अब तक 4 आ चुके हैं। अब अगर सब कुछ हम पढ़े, नंबर 1, सैलरी में अगर आपने अमाउंट रिसीव किया है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी वाले केस में कंपनसेशन, रिडंडेंसी कॉस्ट, अमाउंट रिसीव अंडर गोल्डन हैंडशेक स्कीम, तो उसको आप चाहें तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बनाएं और लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स से टैक्स कर दें। नंबर 2, एरियर्स ऑफ सैलरी। करंट टैक्स ईयर में अगर आपने पुराने टैक्स ईयर्स के सैलरी के एरियर्स वसूल किए हैं तो उनको भी आप सेपरेट कर दें और उन पर वो टैक्स रेट अप्लाई करें जो उस साल अप्लाई होता अगर ये एरियर्स वक्त पर रिसीव हो जाते। ये सब दिखा दिया आप। ये कौन से हेड में से आपने टोटल इनकम में से अलग किए? सैलरी के हेड में से। अच्छा, टैक्स के अंदर जब आप जाओगे ना एफबीआर में, तो उसमें 3 कॉलम बने हैं मिलेंगे आपको। एक प्राइमरी कॉलम होगा जिसमें आप इनकम डिक्लेयर करते हैं, उसके बराबर में एक्सक्लूजन का कॉलम होगा। एक्सक्लूजन का कॉलम 2 मकसद के लिए काम आता है, या तो इनकम को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम मान के बाकी इनकम में से अलग करने के लिए, या इनकम की एग्जेम्पशंस को खत्म करने के लिए। मतलब एग्जेम्पशन निकालने का, जैसे मिसाल के तौर पे सैलरी में आपने मेडिकल अलाउंस पुट कर दिया प्राइमरी कॉलम में और एक्सक्लूड कर दिया सेकेंडरी कॉलम में, तो जो नेट अमाउंट आएगा उसमें मेडिकल अलाउंस शामिल नहीं होगा, वो टैक्सेबल अमाउंट में शामिल नहीं होगा। समझे? तो जब वो टैक्स का स्ट्रक्चर है, लेकिन देखें ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रक्चर टैक्स एफबीआर की वेबसाइट पे बना हुआ है वो हम एग्जाम में फॉलो करें। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर हम एक कॉलम में नंबर लिखेंगे, फिर दूसरा कॉलम हम एक्सक्लूजन्स का बनाएंगे, तो फिर हमें तीसरे कॉलम में भी वही वैल्यू कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जाम में वो तरीका फॉलो करें, हम एग्जाम में वो तरीका फॉलो करें जो हमारे लिए टाइम टेकिंग ना हो। आई कैप ने अपने बास सजेस्टेड आंसर में वो तरीका भी फॉलो किया हुआ है। कौन सा वाला? जो एफबीआर की वेबसाइट पर है, लेकिन बाद में उसने डिसकंटिन्यू कर दिया उसको, क्योंकि जब वो लिखने बैठेंगे बच्चे तो उनके लिए तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल तो फिर सैलरी में से तो आपने ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अलग कर दी, लेकिन कैपिटल गेन में से आप क्या करोगे? वो कैपिटल गेन जो कहाँ फॉल करते हैं? सेक्शन 37A में, उनको अलग कर दोगे। और वो कैपिटल गेन जो सेक्शन 37 में तो है लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं, उनको भी आप अलग करोगे। माइनस करने का मतलब ये है कि आप अपनी इनकम को, इस हिस्से को टैक्स तो करना चाहते हो लेकिन किसी और रेट से, और उनके रेट्स अलग से क्या होंगे? डिफाइन होंगे। तो अगर मैं कहता हूँ डायरेक्टरशिप फी नॉर्मली टैक्सेबल है, वो सेपरेट ब्लॉक नहीं है। 20% तो विदहोल्डिंग पर्पस के लिए थी ना। चार्जिंग सेक्शन में तो वो नॉर्मली ही क्या होगी? टैक्स हो। चार्जिंग सेक्शन उसका बिल्कुल क्या है? नॉर्मल है। अब अगर मैं कहता हूँ ये 74,800 रुपीज़ जो कैपिटल गेन हमने कंप्यूट किया है, ये पब्लिक कंपनी का कैपिटल गेन, कौन सा सेक्शन? ये आप जगाएं अपने आप को। और अगर मैं कहता हूँ ये प्राइवेट कंपनी का कैपिटल गेन, सेक्शन 37A में गया तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बन के टैक्स हुआ, और अगर सेक्शन 37 में गया तो नॉर्मली टैक्सेबल हो।
ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में है लिखा हुआ, ये आपके पास किताब में भी मौजूद है। ये क्या है? टैक्स रेट्स हैं। ये क्या है? किस चीज़ के टैक्स रेट है? जब आप अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम में से इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन को सेपरेट कर लेंगे, तो फिर उन गेन्स को आप सेपरेट इसलिए कर रहे हैं कि वो एग्जेम्प्ट है, या इसलिए कर रहे हैं कि आप उन पर ये रेट्स क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। तो जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होगी बतौर कैपिटल एसेट, तो उन पर ये रेट्स अप्लाई होंगे। लेकिन कुछ बातें बड़ी अब तक आए कैप उनकी तरफ नहीं आया, जिस दिन आ गया उस दिन फिर गलतियां ही गलतियां, मिस्टेक ही मिस्टेक। देखें जुमला पढ़िएगा, स्टडी टेक्स्ट को इसलिए मैं फ्रंट पे रखता हूँ कि जो बातें इंपॉर्टेंट हैं उनको याद रख लें, और अपनी इस किताब में अगर ना हो तो उसमें नोट डाउन कर लें। वो इजाफे भाई इसका मिल गया आपको? पेज नंबर बताओ सबको, कितना? 87 पेज निकाल लें सब लोग। सब निकाल चुके 87 पेज? सबने 87 पेज निकाल लिया? बताइए। अब देखें, ये लाइन शायद वहां ना लिखी हुई हो, ये लाइन शायद वहां ना लिखी हुई हो, तो बराए मेहरबानी इस लाइन का इजाफा कर लें अपने पास, वरना एग्जाम में किसी दूसरे कंट्री में मौजूद प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करवा दिया ना और आप क्या बन गए? रेजिडेंट, तो मसला हो जाएगा। और अच्छी तरह सुन लिया करें, जिसने सुना वो कामयाब हो गया, ये बुनियादी कायदा है। जिसने सुना भूल गया फिर रिकॉल किया वो भी कामयाब हो गया। ठीक है, भूलना तो इंसान की नॉर्मल आदत है, ठीक है ना, मसला नहीं है, लेकिन रिकॉल करें। अगेन अराइजिंग on the disposal of, that is what, open plot or constructed property situated in पाकिस्तान। यानी ये टैक्स रेट्स उन प्रॉपर्टीज के लिए हैं जो कहाँ सिचुएटेड हैं? पाकिस्तान। अब एक बहुत मामूली सी बात है जिसको हम पढ़कर भूल जाएंगे, और एग्जामिनेशन में अगर पाकिस्तान वाली प्रॉपर्टी आई तो फिर तो हम बच गए। लेकिन अगर कहा कि भाई आजकल दुबई के बड़े हालात क्या हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, लोग दुबई से प्रॉपर्टी बेच कर भाग रहे हैं, तो आपकी भी एक प्रॉपर्टी थी दुबई में और आप पाकिस्तान में क्या हैं? रेजिडेंट हैं, तो आपने दुबई वाली प्रॉपर्टी क्या कर दी? बेच दी। उस पर क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया, और रेजिडेंट होने की वजह से वो कैपिटल गेन कहाँ टैक्स हो रहा है? पाकिस्तान में। तो पहली बात वो आपकी फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स में भी वो कैपिटल गेन ही है, अगर वो दुबई वाली प्रॉपर्टी का ताल्लुक आपके बिजनेस से नहीं है, नहीं वो इन्वेंट्री है, तो वो फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन है। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो आपने बेची किया वो सिचुएटेड इन पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान, तो अब उसका कैपिटल गेन इन रेट से टैक्स होगा या नॉर्मल रेट से? बस ये गेम जिसको समझ में आ गई ना वो कामयाब हो गया। ये रेट्स जो आप पढ़ रहे हो अच्छी तरह पढ़ लो, अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन बाय अ पर्सन। आ पर्सन, एक एक लफ्ज कीमती, आ पर्सन। ये रेट्स किसी भी पर्सन के लिए, चाहे डिस्पोज ऑफ करने वाला इंडिविजुअल हो, एओपी हो, कंपनी हो, यानी सबके लिए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है जी। इन अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टैक्स एज सेपरेट ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। अगर कहीं थोड़ा बैकग्राउंड सुनाता हूं, नहीं तो फिर कहानी तो बड़ी सिंपल है, बैकग्राउंड सुनाने की जरूरत ही नहीं है। एक जमाना था, नहीं सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? नहीं, कोई खास बात नहीं है, लॉ ही बता रहा हूँ और कुछ नहीं, कोई कहानी नहीं सुना रहा, आप जो खुश हो रहे हैं। हाँ अच्छा, एक ज़माने में
जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन थी उसमें पॉइंट डी भी हुआ करता था। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? एक जमाना था कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में पॉइंट, तो सर ए बी सी भी हैं क्या? हाँ है ना। पहले बोला सब कैपिटल एसेट है, फिर ए में कहा इन्वेंट्री नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, कंज्यूमर स्टोर्स नहीं है, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस नहीं है। सेकंड में कहा डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल एसेट नहीं है। तीसरे में कहा पर्सनल मूवेबल आइटम नहीं है सिवाय सेक्शन 38। तो फिर डी पॉइंट भी था। डी पॉइंट था पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी माजी में कैपिटल एसेट नहीं थी। यानी सोचे जरा, कानून को समझें। डी पॉइंट होने का मतलब क्या था? एक्सक्लूजन या इंक्लूजन? ये है जबरदस्त एक्सक्लूजन। मतलब कल तक अगर मैं इस डेफिनेशन में ए बी सी के बाद डी पॉइंट को बढ़ाता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिस पॉइंट को बढ़ा रहा हूं मैं उसको कैपिटल एसेट मानूंगा या उससे एक्सक्लूड करूंगा। और अगर मैं वो लाइन मिटाता हूं, हाँ ये है पॉइंट। तो माजी में डी पॉइंट में पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मौजूद थी। यानी अगर आप पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचे तो होने वाला गेन कैपिटल गेन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड थी। तो फिर हमारे मुल्क में जो चीज़ पर्सनल एसेट बन जाए, फॉर एग्जांपल कार, तो कार आज भी एक्सक्लूडेड है। कैसे? पर्सनल मोबाइल आइटम, कार बतौर इन्वेंट्री एक्सक्लूडेड नहीं है। नहीं है? है, लेकिन वो बतौर इन्वेंट्री कहाँ टैक्स हो जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। कार बतौर डेप्रिशिएबल एसेट एक्सक्लूडेड नहीं है? है, लेकिन अगर वो डिस्पोज हो तो कहाँ टैक्स हो जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। हाँ, कार बतौर पर्सनल एसेट एक्सक्लूडेड है और फिर वो कहीं और टैक्स नहीं होगी। और पर्सनल आइटम बेचने पे जो भी गेन या लॉस होगा वो नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के तौर पे कैपिटल रिसिट बनेगा और उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए लॉ चाहिए। तो आज भी लोग पर्सनल लेवल पे गाड़ियाँ बेचते हैं और कोई अमाउंट टैक्स नहीं होता। ऐसे माजी में इमूवेबल प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके लोग क्या करते थे? गेन कमाते थे और टैक्स भी। तो अब गवर्नमेंट ने इसका क्या हल निकाला? गवर्नमेंट ने सबसे पहले डी पॉइंट को उड़ा दिया। और डी पॉइंट उड़ाने का मतलब क्या है? पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी अब कैपिटल एसेट है, क्योंकि लोगों ने पर्सनल बोल के उसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाना शुरू कर दिया। अब ना वो उसको इन्वेंट्री बोलते, ना वो उसको डेप्री, पर्सनल बोलकर वो गेन को टैक्स होने से बचाते थे। तो वो रिमूव कर दिया तो वो क्या बन गया? कैपिटल एसेट बन गया। डिस्पोजल पर कैपिटल गेन हो गया। अब कानून इस तरह डिजाइन किया कि वाकई अगर तुमने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया होगा ना तो तुम्हारा होल्डिंग पीरियड ज्यादा होगा। तो अगर तुम होल्डिंग पीरियड के जरिए पर्सनल एसेट होने को जस्टिफाई कर देते हो तो आज भी तुम्हारा गेन टैक्स होने से बच सकता है। लेकिन अगर तुम खरीदते गए, बेचते गए, तो तुम्हारा ये जल्दी जल्दी खरीदना और जल्दी जल्दी बेचना ये शो कर रहा है कि हकीकत में ये पर्सनल एसेट नहीं है, लेकिन तुम उसे पर्सनल एसेट बोलकर टैक्स होने से बचा रहे हो। तो फिर हम ने पर्सनल एसेट वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया। तो उससे क्या हुआ? वो कैपिटल एसेट बनी या नहीं बनी? बन गई। ये मसला है। कैपिटल एसेट बन गई, नेगेटिव लिस्ट से हटा दिया, वो कैपिटल एसेट बन गई। पक्का ना? चले, तो अब उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। कैसे? देखें, वो सब्जेक्ट टू होल्डिंग पीरियड। उसमें 3 कैटेगरीज हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी बतौर, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है किसमें? प्लॉट में। लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, बगैर घर बनाए बगैर ही, पता नहीं एक फाइल 100 दफा बिक चुकी होती है ना। तो ओपन प्लॉट ऑफ लैंड अगर आप खरीदने के बाद होल्ड करते हैं, लेकिन आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल तक है, 1 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी होल्डिंग पीरियड 1 साल या उससे कम है। खरीदा 6 महीने के अंदर बेच दिया, खरीदा 2 महीने के अंदर बेच दिया,
खरीदा 8 महीने में बेच दिया, तो फिर जो कैपिटल गेन है वो कितने % से टैक्स होगा? बिल्डिंग बनी बनाई खरीदी, 1 साल में बेच दी, बोले तो कैपिटल गेन कितने % पे टैक्स हुआ? फ्लैट बना बनाया लिया, 1 साल में बेच दिया, पक्का? इसका मतलब अगर आप कोई भी इमोल प्रॉपर्टी विद इन 1 ईयर बेचे तो सेपरेट ब्लॉक रेट कितना है? 15%। लेकिन फर्क कहाँ से आता है? अगले साल से। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो लेकिन 2 साल तक हो, 2 साल से एक्सीड ना करता हो, तो ओपन प्लॉट ऑफ लैंड का रेट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का रेट और फ्लैट का रेट 7.5%। यानी सेकेंड ईयर में कैपिटल गेन यहाँ 12.5% टैक्स होगा, यहाँ क्या मतलब? आसान कर ले, आपने प्रॉपर्टी खरीदी टैक्स ईयर 2024 में, 24 पूरा 1 साल, 25 पूरा 1 साल और, यानी टोटल 2 साल, और बेच कहाँ रहे हैं? 26 में, तो होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 ईयर्स है। तो अगर ओपन प्लॉट ऑफ लैंड बेचा तो कैपिटल गेन कितने से टैक्स होगा? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेची तो, और फ्लैट बेचा तो, यानी फ्लैट तो 2 साल में कहाँ आ गया? तो बताओ पर्सनल एसेट के तौर पे इन्वेस्टमेंट में टैक्स बचाना ज़्यादा कहाँ फायदेमंद हुआ? टैक्स के लिहाज से, वैल्यू के लिहाज से तो बताया, एसेट बताएगा कि वैल्यू ज़्यादा कहाँ बढ़ रही। ठीक है जी। उसके बाद होल्डिंग पीरियड अगर एक्सीड करता है कितना? 3 साल, लेकिन 4 साल से एक्सीड तो 7.5%। फिर यहाँ तो एप्लीकेबल नहीं है, क्यों? 0 हो चुका था। एक्सीड्स 4 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 5 ईयर, कितना? यहाँ क्या हो गया? नॉट एप्लीकेबल। एक्सीड्स 5 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 6 ईयर, कितना? एक्सीड्स। इसका मतलब प्लॉट अगर आपने कितने साल होल्ड किया? 6 साल होल्ड किया, और 6 साल होल्ड करने के बाद बेचा, तो फिर कैपिटल गेन कितने % टैक्स होगा? ये सबसे ज़्यादा टाइम किसको लिया गया? क्योंकि प्लॉट के बारे में आपकी इंटेंशन बदल सकती है ना, आपने खरीदा फिर बाद में बेच दिया, खुद कंस्ट्रक्ट नहीं किया। तो कम से कम अगर आपने 6 साल रखा और फिर बेचा तो फिर कैपिटल गेन 0% पे आया। अब क्या ये रेट्स एग्जाम में हमें गिवन होंगे? तो आंसर इसका है यस सर। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज कर लें, एक्सट्रीम सोच लें, ना गिवन हो, तो सोचना आसान है। ओपन प्लॉट ऑफ लैंड का जो रेट है वो 2.5% से माइनस हो रहा है। 15 माइनस 2.5, 2.5, 2.5, ऐसे करते करते आप यहाँ आ जाए। ठीक है ना? कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी का एक बार 5 से, फिर 2.5 से, फिर 2.5 से, फिर 5 सेंट। पहला डाउन 5 से, दूसरा डाउन 2.5 से, फिर 2.5 से, फिर 5 से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको याद हो, फ्लैट सबसे आसान है। 15 से आधा 7.5, 7.5 से आधा नहीं, 7.5 से आधा नहीं है भाई, मजीद 7.5 से कम हो के कहाँ आ गया? 0% पर। 7.5 से आधा बोल रहे हो आप। ये सेपरेट ब्लॉक रेट्स उन प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन को टैक्स करने के लिए हैं जो कहाँ सिचुएटेड हैं। अब एग्जामिनर ने पेपर बनाया, उसने प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करवाई फॉरेन कंट्री वाली, और आप कहाँ हैं? पाकिस्तान में। कौन है? रेजिडेंट। आपको उस फॉरेन प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन पे भी कहाँ टैक्स देना पड़ रहा है? तो आप इधर से कंप्यूट करें। ये मसला है, जो कि यहाँ लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? लफ्ज़ सबसे कीमती ये है। फिर एक और चीज़ सुन लें,
अगर आपने फैक्ट्री बिल्डिंग बेची जिसको आप खुद यूज कर रहे थे, तो क्या बेचा, कैपिटल एसेट या डेप्रिशिएबल एसेट? गेन कौन से हेड में गया? नॉर्मली टैक्स हुआ है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम? नॉर्मली। बस ये ऑफिस बेचा जिसको आप खुद यूज कर रहे थे, कैपिटल एसेट बेचा, डेप्रिशिएबल एसेट बेचे, तो कैपिटल गेन नहीं हुआ, गेन हुआ, लेकिन कौन से हेड में टैक्स होगा, नॉर्मली या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम? बस ये एक ही चीज है, अलग अलग सिचुएशन बन रही है हर बंदे के लिए। ठीक है, मैं फिर बोल दूं, राव साहब के पास एक फैक्ट्री है, इसे राव साहब खुद चलाते हैं, ठीक है ना, मुल्क के हालात ख़राब देखते हुए ये फैक्ट्री बेच के बाहर जा रहे हैं। इनके पास एक फैक्ट्री है, इनसे खुद चलाई नहीं जा रही, इन्होंने पूरी फैक्ट्री किसी को रेंट पे दे दी, टुगेदर विद, वो फैक्ट्री इनके लिए डेप्रिशिएबल एसेट है, ये फैक्ट्री इनके लिए कैपिटल एसेट। ये डिस्पोज ऑफ करेंगे, गेन होगा, कौन से हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बेचेंगे, कैपिटल गेन नहीं, रेंट तो इनकम फ्रॉम, कैपिटल गेन होगा कैपिटल एसेट बेचने पर, रेंट तो अदर सोर्स में, गेन तो इधर ही आएगा ना। गेन कहाँ जाएगा, अगर प्रॉपर्टी कहाँ से जुड़ेड है, सेपरेट, ख्याल रखिएगा भाई। ठीक है जी, नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इमोल प्रॉपर्टी रेफर्स स्पेशली टू, डज नॉट इंक्लूड ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, इमोल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रियल एस्टेट डीलर्स। यानी इमोल प्रॉपर्टी अगर कैपिटल एसेट के कंटेक्स्ट में पड़ी जाए तो उसमें वो इमोल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है जो कि इन्वेंट्री है, और वो इमोल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है जो डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करे। अब डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है सर? चैप्टर 12 में लिखी हुई। जगा दूं ना सोई भी कॉम को, एक दफा जगा दूं, मैंने कहा जगा देते हैं, आज चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं। और अभी हम कितनी जल्दी चैप्टर 12 पे पहुंच जाएंगे, कुछ दिनों में पता ही नहीं लगेगा बेटा। हाँ, और एग्जामिनर यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि वो डेप्रिशिएबल एसेट और कैपिटल एसेट में और पर्सनल एसेट में, इन तीनों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। थोड़ा सा रुक जाओ बस, इनको समझाना तो, तुम तो समझे समझाए हो, तो क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस बढ़ा लिया है, इनका नया नया एक्सपीरियंस है, तो तुम्हारा सवाल अब मैच्योर होगा, और मैच्योर सवाल बम बन के गिरता है ना। नहीं, क्लास में पूछ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाने के बाद, कोई टेंशन नहीं। पेज नंबर 213 के बिल्कुल एंड पर पॉइंट नंबर ए में डेप्रिशिएबल एसेट मींस लिखा हुआ है। मींस का मतलब यही, तो जरा पढ़िएगा सब लोग, पहुंचे सब लोग? पेज नंबर 213 के एंड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? डेप्रिशिएबल एसेट मींस एनी टेंजिबल प्रॉपर्टी। क्या? पहली बात, डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट जो फिजिकली एग्जिस्ट करते, और स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, पाइपलाइंस, ड्रेनेज सिस्टम, रेलवे लाइन, चार दीवारी का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ क्या है? शामिल है। एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ अनइम्प्रूव लैंड, उसमें जमीन की कॉस्ट शामिल नहीं है, क्योंकि जमीन बिजनेस यूज में होने के बावजूद भी कैपिटल एसेट है। ओन्ड बाय अ पर्सन, शर्त है कि एसेट ओन्ड बाय, अकाउंटिंग कहती है कंट्रोल्ड हो, वो कबीला अकाउंटिंग है, ये कबीला टैक्स है।
इसके रस्मो रिवाज कहते हैं कि एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी डेप्रिशिएबल एसेट कब है, जब हम उसको ओन करें, यानी ये लीज्ड होल्ड एसेट को एसेट नहीं मानता। कौन? अकाउंटिंग या टैक्स? टैक्स। पहली शर्त उसने बोली क्या होना चाहिए, टेंजेबल होना चाहिए। दूसरी शर्त बोली ओन्ड बाय पर्सन होना चाहिए। फिर नीचे कहता है यूजफुल लाइफ 1 साल से वक्त गुजरने पर वो बूढ़ा होता हुआ नजर आना चाहिए। बूढ़ा, बूढ़ा मतलब पुराना होता। एक नई चीज होती है नजर आती है, फिर वक्त गुजरता है ऐसा ऐसा पुरानी होती है नजर आती है। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेयर एंड टेयर या ऑब्सोलीसेंस। एंड यूज्ड, आखिरी लाइन सबसे कीमती है जो फैसला करेगी इस बात को समझाने के लिए। यूज्ड होली और पार्टली फॉर टैक्सेबल बिजनेस पर्पस, और इस्तेमाल हो रहा हो बिजनेस यूज में। अगर पार्टली सुन लो, 1% भी अगर कहां यूज हो रहा है तो डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में है। अगर है तो फिर क्या नहीं है, कंटेक्स्ट में आओ, कैपिटल एसेट में। अब जाग जाओ, रिकवरी कर लो, वरना ये टॉपिक कंफ्यूज कर सकता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक बिजनेस है, उसके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक फैक्ट्री बिल्डिंग है जो पूरी तरह बिजनेस यूज में, कौन सा एसेट? एक वेयर हाउस है जो थोड़ा जरूरत से ज्यादा है, तो उस पर आपने दूसरों को भी किराए पर वेयर हाउस बनाने की इजाजत दी हुई है। तो पार्टली बिजनेस यूज में है और पार्टली रेंटल टू अदर्स है। अब भी कहां फॉल कर गया? डेप्रिशिएबल एसेट। हाँ, एक बिल्डिंग ऐसी है जो आपकी जरूरत से बिल्कुल ज्यादा है और वो 1% भी बिजनेस यूज में, टोटली है बिजनेस की प्रॉपर्टी लेकिन है रेंटल टू अदर्स, और वो बिजनेस यूज में नहीं है। वो कौन सा हेड कमाने के लिए इस्तेमाल हो रही है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टली भी इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करेगी तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगी बल्कि डेप्रिशिएबल एसेट। ये क्लियर कर ली। तो अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो फिर कैपिटल एसेट नहीं। डिस्पोजल कहां चला गया? इनकम फ्रॉम बिजनेस में, नॉर्मली टैक्स हो, चाहे प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहां पर हो, पाकिस्तान। तो क्या बोल रहा हूं, अगर 1% भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है पार्टली भी, तो फिर वो डेप्रिशिएबल एसेट है, फिर वो कैपिटल एसेट नहीं है। अच्छी तरह क्लियर कर लें इसको, पक्का, कंफर्म। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखा इसके अंदर आप? ये देखो, कंक्लूजन अपने आप दिमाग में बिठा लें। मसला है कि हम हर पॉइंट को सुनने के बाद की पॉइंट जो हम कंक्लूड करना है, ये रेट्स 2 केसेस में यूज नहीं होंगे। केस नंबर 1, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बतौर इन्वेंट्री या डेप्रिशिएबल एसेट डिस्पोज ओवर, उसका गेन कैपिटल गेन नहीं है बल्कि इनकम फ्रॉम नॉर्मली टैक्स हो। नंबर 2, अगर एसेट बतौर कैपिटल एसेट यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी बतौर कैपिटल एसेट भी क्यों ना डिस्पोज ऑफ हो, लेकिन अगर वो सिचुएटेड इन पाकिस्तान तब भी ये रेट इस्तेमाल नहीं हो और वो नॉर्मली टैक्स। ये कंक्लूजन है इतनी सारी बात करने का। इसको उर्दू में अपने की पॉइंट्स, देखो पेपर ऐसे पास नहीं होता। जब इस तरह की बातें हम एक जगह जमा करना शुरू करते हैं तो एग्ज़ाम में जो हमारे पास, जब हम पढ़ पढ़ के थक जाते हैं ना, तो हमें गलतियों से बचने के लिए जो की पॉइंट्स हमने कंपाइल किए होते हैं उस पर काम करना होता है। हमने बस वो पढ़ना होता है, यहाँ बचना है, यहाँ बचना है, इस बात का ख्याल रखना है, इस बात का ख्याल रखना है, फिर निकलते हैं ना पेपर। तो इस तरह आप अपने आप को गलतियों से बचा सकते हैं। जी हुज़ैफा, हो गया सवाल? इसी में कवर हो गया, माशाल्लाह।
चलो सवाल तो बता देते हैं, अब तो सब लोग परेशान होंगे। सवाल क्या था? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ज़बरदस्त। अगर बिल्डिंग हम बना रहे हैं फैक्ट्री के तौर पर, और फैक्ट्री बिजनेस यूज में लाने से पहले पहले क्या कर दें, डिस्पोज ऑफ कर दें, तो कैपिटल एसेट का डिस्पोजल है बेटा, कैपिटल गेन होगा। लेकिन इसमें तो आया नहीं, खुद ही आ गया, खुद ही आ गया। डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट उस दिन से डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा जिस दिन वो बिजनेस यूज में पुट किया जाएगा। इसका मतलब बिजनेस यूज में भी होना क्या है, पार्टली और होली, उसका बिजनेस यूज में होना जरूरी है। इसका मतलब एक एसेट बिजनेस यूज में लाने के लिए खरीदा तो गया, लेकिन बिजनेस यूज में आ नहीं सका, तो अब भी वो कैपिटल एसेट नहीं है, सॉरी वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, यानी फिर क्या है, कैपिटल एसेट। ये पिक्चर क्लियर कर लें, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत मिस्टेक्स होती हैं इनके अंदर। अभी लॉन्च किया ना ICAP ने, 150 बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है। हाँ भाई, लगता है गलत फेल किया हमने, आ जाओ रिव्यू करवा लो। तुम्हारी कॉपी पर कमेंट्स लिख के देंगे स्पेशल एक एक सवाल पे कि तुमने क्या क्या कारनामे दिए। लेकिन ये फैसिलिटी पहले 150 बच्चों के लिए होगी जिन्होंने अप्लाई करना है। रिपोर्ट पब्लिक नहीं होंगी, आपके अकाउंट पर आएंगी। पब्लिक कैसे होगी? पब्लिक तो हाँ वालिदैन के पास जानी चाहिए, पब्लिक है, ये पब्लिक है वैसे। अच्छा, ये देखो पब्लिक में डर किस बात का है, ठीक है ना। तुम वही वाले बच्चे हो ना, स्कूल डायरी पे खुद साइन करते थे, अब्बू अब्बू का साइन हो गया, है ना। जबरदस्त, बेहतरीन। जी, माशाल्लाह। रियल एस्टेट के पास वो फ्लैट बतौर इन्वेंट्री है, या डेप्रीशिएबल एसेट है, या कैपिटल एसेट। तो इन्वेंट्री है तो फिर कैपिटल एसेट नहीं है, फिर कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर सेपरेट ब्लॉक रेट अप्लाई नहीं होंगे। क्या इन्वेंट्री का एक अकाउंटिंग पीरियड में बिक जाना ज़रूरी है? नो। मैंने एक जुमला कहा था, पता नहीं आपने याद रखा नहीं रखा। इन्वेंट्री अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में ना बिके, 2 साल में बिके, 3 साल में बिके, इन्वेंट्री हर हाल में करंट एसेट। पता नहीं आपने याद रखा या नहीं रखा इस बात को, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम अपने पास बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंसीडरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो क्या होगा, हायर होगा, वो टैक्सेबल होगा। अब फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंट केसेस में क्या होगी? सर फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंट केसेस में क्या होंगी? तो जी, हायर ऑफ का डबल एफ आएगा, अल्लाह खैर करे। डिस्पोज ऑफ नहीं है बेटा, ऑफ नहीं है, ऑफ है, सॉरी ऑफ नहीं है, ठीक है। हायर के बाद ऑफ, हायर को ऑफ कर दिया है, बताओ। बस ये सबसे बड़ा मसला है हमारा। फेयर मार्केट वैल्यू, तवज्जो दरकार है। अगर आप तवज्जो, अगर आप कौन सी कंपनी के शेयर डिस्पोज ऑफ कर रहे, सेक्शन ऑब्वियसली सेक्शन 37A, तो फेयर मार्केट वैल्यू कहां से मिलेगी? स्टॉक एक्सचेंज। अंडरस्टूड बात है। इससे पहले भी हमने कहीं पढ़ा था, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, कि अगर आपको लिस्टेड कंपनी के शेयर इश्यू हुए हैं तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ से लेनी है? स्टॉक एक्सचेंज।
अगर आप अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी? ब्रेकअप वैल्यू। ये भी पढ़ा दिया था, देख लें कैसे निकलती है ब्रेकअप वैल्यू। किसी को याद फार्मूला? हाथ उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6, बस। और जुरेज ने पेज पलटा कम बैक करने के लिए। जी बासित, शेयर्स की ब्रेकअप वैल्यू। जी अनस बेटा, शेयर्स की ब्रेकअप वैल्यू। चलो आज राहिम को बोल देते हैं। राहिम, शेयर्स की ब्रेकअप वैल्यू। आसान फॉर्मूला, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी की जितनी भी इक्विटी है उसमें कंपनी का शेयर कैपिटल भी होगा, शेयर प्रीमियम भी होगा, रिटेन, यानी इसका फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो हर एक शेयर के हिस्से की वैल्यू आ जाएगी कि अगर आज ये कंपनी लिक्विडेट हो तो पर शेयर उसको कितना हिस्सा मिलेगा कंपनी के लिक्विडेट होने की वजह से। उसके बाद बारी आ रही है किस चीज की? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारा टॉपिक यही चल रहा था। अगर आप क्या बेचते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कहां से आएगी? तो वो फेयर मार्केट वैल्यू नोटिफाइड बाय एफबीआर। वो फेयर मार्केट वैल्यू नोटिफाइड बाय एफबीआर है। सर क्या मतलब नोटिफाइड बाय एफबीआर है? एफबीआर की वेबसाइट पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज की एरिया वाइज फेयर मार्केट वैल्यू मिलेंगी। पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, फिर मुल्तान, हैदराबाद, ठीक है ना, सोन, ऐसे करते करते जहाँ प्रॉपर्टी बड़े पैमाने पे खरीदी और बेची जाती है। आपको पता है ये ऑटोबान रोड जो हैदराबाद के अंदर था, एक टाइम में इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई थी कि ये एशिया की सबसे महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ में शुमार होना शुरू हो गया था। जी एशिया की इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, मतलब इसके रेट और इस्लामाबाद के रेट तकरीबन क्या थे? बराबर थे। ठीक है जी, इतना इसके प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या हुआ था? इजाफा हुआ था। जी ये भुट्टो वाली करामत थी, मजाक नहीं कर रहा। ये सारी जमीन किसने बेची है? ये रेलवे की जमीन है। किसने बेची है? भुट्टो ने। जियालो के जरिए, ठीक है। बहरहाल, तो अगर आप जाते हैं एफबीआर की वेबसाइट पर तो एफबीआर की वेबसाइट जो है वो ऑटोबान रोड को एक कैटेगरी में लाता है और फिर वो उसकी स्क्वायर फीट के हिसाब से वैल्यू बताता है। समझाने के लिए, एक ज़माने में वैल्यू रही है, अभी करंटली क्या है मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। ए कैटेगरी में स्क्वायर फिट यानी ऐसे 12 बाय 12 इंच का अगर आप स्क्वायर बनाएं तो एक स्क्वायर फिट 10,000 रुपए का, तो 1000 स्क्वायर फिट हो गए 1 करोड़ रुपए के। आया समझ में? नहीं आया? एक स्क्वायर फिट और 1000 स्क्वायर फिट हो गए 1 करोड़ रुपए के। ये कहाँ लिखा हुआ आ रहा है? मान लो एफबीआर की वेबसाइट। यार मैं बात समझा दूँ ना, समझ में आ जाएगी तो जो भी रेट होगा वो देख लेंगे यार, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, अब ये प्लॉट है 300 स्क्वायर यार्ड्स का। एक स्क्वायर यार्ड में मतलब एक गज 36 ऐसे 36 ऐसे ऐसे, ये तो पेरीमीटर होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये 36 स्क्वायर यार्ड, 36 क्या कहते हैं इंच एक स्क्वायर यार्ड के बराबर होगा, यानी 36 इंच स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 300 स्क्वायर यार्ड है और एक स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फिट होते हैं। तो कभी भी स्क्वायर यार्ड्स को आपने कन्वर्ट करना हो किसमें? स्क्वायर फिट में, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर दें। तो 300 स्क्वायर यार्ड्स का मतलब क्या है? ये एरिया 2700 स्क्वायर फिट के बराबर है। तो अगर मान लें इसमें हर स्क्वायर फिट जो है वो 10,000 रुपए का है तो 2 करोड़
70 लाख इस प्रॉपर्टी की क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू। आया कुछ समझ नहीं? तो अब मान लें ये जमीन जिसने बेची इनको, उसने बेची 1.5 करोड़ के अंदर। एफबीआर बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, 2,70,00,000। तो अब वो कैपिटल जिसने बेची वो कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करेगा, अगर प्रॉपर कानूनी तौर पे कर रहा हो। एक्चुअल सेल प्रोसीड 1.5 करोड़ रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू नोटिफाइड बाय एफबीआर 2,70,00,000, विच एवर इज हायर। हाँ, अब कैटेगरी बी होगी तो स्क्वायर फीट का रेट गिर जाएगा। तो प्रॉपर एरिया बने हुए आप शहर सेलेक्ट करें, एरिया सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टी की लोकेशन सेलेक्ट करें, उसके हिसाब से आपको रेट मिल जाएगा। इनके आने के बाद, किनके, पीडीएम 2022, और ये रेट्स बहुत नीचे कर दिए गए। यानी अगर आप शायद देखें तो स्क्वायर फीट का रेट जो होगा वो 10 से भी नीचे मिलेगा आपको ऑटोबान का। 6,000 चल रहा है एफबीआर की वेबसाइट पर। क्यों इन्होंने कर दिया, ये खुद इन्वेस्टर हैं, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना कम टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो ये आते ही इन्होंने सबसे पहला काम इन्होंने आते ही क्या किया, आते ही इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, एफबीआर की वेबसाइट पे जो वैल्यूज थी उनको कम कर दिया, ताकि प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना इनके लिए आसान हो जाए। चलें, बहरहाल फेयर मार्केट वैल्यू नोटिफाइड बाय एफबीआर। हाँ, अब हो सकता है किसी को सर अपने गांव की प्रॉपर्टी बेचनी हो, किसी को अपने गांव की प्रॉपर्टी बेचनी हो, किसी ऐसे इलाके की प्रॉपर्टी बेचनी हो जो नोटिफाइड बाय एफबीआर ना हो, तो फिर सर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कौन बताएगा। तो वो कहता है डिटरमाइंड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी फॉर स्टैम्प एंड ड्यूटी। यानी जो शख्स आपकी रजिस्ट्री करेगा ना, प्रॉपर्टी का इंतकाल करेगा। रजिस्ट्री का मतलब होता है प्रॉपर्टी की ऑनरशिप एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल करना। तो इस ऑनरशिप की मुंतकली को इंतकाल कहते हैं, कि नाम यानी प्रॉपर्टी का नाम एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम पर क्या हो गया, मुंतकिल हो गया, तो प्रॉपर्टी का इंतकाल हो गया। लेकिन लोग तो इस पर मिठाई खा रहे होते हैं, प्रॉपर्टी के इंतकाल पे लोग मिठाई खाते हैं, इंसान के मरने पे बिरयानी खाते हैं, देखा। चले, बहरहाल जो होता है, हमें जो मिल जाए हम खा लेते हैं। चलो यार, मतलब तुम चने भी नहीं छोड़ते हो। डिटरमाइंड रेवेन्यू अथॉरिटी फॉर स्टैम्प एंड ड्यूटी, ठीक है जी। उसके बाद कुछ स्पेशल केस हैं। क्या, अगर एक एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कम नहीं आएगी। उस केस में उस एसेट की जो भी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिली है वो बन जाएगी उसकी क्या, कंसीडरेशन। या किसी ने आपको कंपनसेशन पे की है वो बन जाएगी उसकी कंसीडरेशन। या किसी ने आपको इंडेमनीफाई किया है, इंडेमनिटी, अब तक यहां पहुंचे नहीं। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। इसको अलग से पढ़ाया गया है या अलग से लॉ में लिखा गया है, नहीं पता, स्ट्रक्चर नहीं पता ना, हमने कभी स्ट्रक्चर हमने देखने की कोशिश नहीं। क्यों नहीं बताया? हर पहली क्लास में जब मैं बोलता हूँ यार ये क्लास तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें तो सर बताएंगे पढ़ना क्या है, तो उस दिन कहते हैं जो राहिम होता है वो छुट्टी पर होता है, इसलिए नहीं आता कि आज की क्लास में तो सर ने क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, तो इसलिए मैंने तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सामने मुख्तलिफ सिचुएशन है जिसमें आपको
कंसीडरेशन कैलकुलेट करना आनी चाहिए। तो अब ये होने के बाद हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उस पर टैक्स भी कैलकुलेट कर रहे हो। जितना पढ़ा लिया उसको अच्छी तरह याद रख लीजिएगा बराए मेहरबानी। इंशाअल्लाह सर।